नमस्ते, वाइटल साइंस के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है खुरी। हर पारिवारिक जीवन में हर पति पत्नी के बीच एक ख्वाब होता है कि उनका परिवार अधूरा है जब तक उन्हें बच्चे नहीं होते। लेकिन कभी कभी कुछ वजह से ये सपना अधूरा रह जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सपना पूरा ना हो सके। तो चलिए आईवीएफ के बारे में और आपको जानकारी देने के लिए आज के शो पर हमारे सामने मौजूद है कुछ मेहमान। उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ है मिस्टर आशीष मोदी, हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ शिवानी साइंटिफिक इंडस्ट्रीज। उनके पास में डॉक्टर क्षितिज मुर्दिया, हेड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम इंदिरा आईवीएफ, Mr. Ajay Murdia, Scientific Director, Indira IVF, and Mr. Nitij Murdia, Head Embryologist from Indira IVF. Welcome to the show. तो चलिए सबसे पहला सवाल डॉक्टर क्षितिज आपकी तरफ, ये आईवीएफ प्रोसेस के बारे में हमें बताइए कि आईवीएफ का प्रोसेस क्या होता है। सामान्य तौर पे किसी भी कपल को बच्चा होने के लिए औरत के अंडे और पुरुष के शुक्राणु उनकी फेलोपियन ट्यूब्स में मिलकर एक बच्चे का निर्माण करते हैं और बच्चा जाके बच्चादानी में चिपक जाता है और 9 महीने तक वहां बड़ा होता रहता है और अंत में डिलीवरी हो जाती है। ये एक सामान्य तरीका है बच्चा होने का। अब किसी भी वजह से अंडा और शुक्राणु ट्यूब में नहीं मिल पा रहे हैं और ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है और यही प्रोसेस हम बाहर लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल तरीके से टेस्ट ट्यूब में करते हैं, इसलिए इसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है, जिसमें शरीर से एक अंडा हमने बाहर निकाल लिया औरत का, बाहरी शुक्राणु के साथ मिला के भ्रूण तैयार कर लिया और भ्रूण को वापस से बच्चादानी में प्रत्यारोपित कर देते हैं। इसको सरल शब्दों में टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। राइट, तो ये है आईवीएफ, जिसे हम लेमैन टर्म्स में टेस्ट ट्यूब बेबी या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। डॉक्टर अजय, किन लोगों को आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए जाने की जरूरत पड़ती है? वैसे मुख्य रूप से जब ये आईवीएफ फर्स्ट टाइम 1978 में लंदन में किया गया और लुइस ब्राउन जो पहली बच्ची पैदा हुई थी उसकी मां की दोनों ट्यूबें बंद थी, तो आईवीएफ का इन्वेंशन इस तरह हुआ कि जिन लोगों की ट्यूबें बंद है वो आईवीएफ द्वारा सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट कारण तो ये है कि जिनकी ट्यूबें बंद है उनको आईवीएफ कराना चाहिए। फिर धीरे धीरे इसमें प्रगति होती गई और नई नई टेक्नोलॉजी आती गई और इससे नए नए पेशेंट्स भी ऐड होते गए। जिन औरतों के अंडे नहीं बनते हैं वो भी इस प्रक्रिया से सफल हो सकते हैं। और आजकल तो आपने देखा होगा कि अधिक उम्र की औरतें होती है जिनकी माहवारी बंद हो गई, 50 की 60 की, वो भी अब मां बनने का सपना देख सकती है। इस प्रक्रिया से ये भी अब संभव हुआ है कि 60 साल की औरत है वो भी मां बन सकती है। इसके अलावा जिन लोगों के वीर्य में शुक्राणु कम है, आज से 35 साल पहले मैं देखा करता था मेरे को 80-90 मिलियन बहुत अच्छे शुक्राणु मिला करते, धीरे धीरे ये घटते घटते आजकल 30-40 मिलियन हो गया। वो आज की लाइफस्टाइल की वजह से लाइफस्टाइल हो गई है, लोगों में टेंशन बहुत है, स्ट्रेस बहुत है, और मान लो सपोज उनके और कम हो गए 2 मिलियन 4 मिलियन, तो वो भी आजकल नई टेक्नोलॉजी आ गई आईवीएफ में, तो वो भी संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। और इवन कभी कभी तो स्पर्म में वीर्य में शुक्राणु खत्म हो गए तो हम लोग टेस्टिस में से ही शुक्राणु निकाल लेते हैं और वाइफ के अंडे से फर्टिलाइज करके वापस अंदर रख सकते हैं। तो जिन लोगों के शुक्राणु नहीं है वो लोग भी इस तकनीक से पिता बन सकते हैं। इसके अलावा 3-4 बार अगर कोई आईयूआई करते हुए फेल हो गया है या नीच संतान प्राप्ति कर पा रहा है वो भी टेस्ट ट्यूब बेबी उसको कराना चाहिए। और लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट कि जिन लोगों ने नसबंदी करा रखी है तो अपनी अक्सर क्या होता है, मान लो किसी कपल के 2 बच्चे हैं और मां सोचती है कि अब मेरे को बच्चा नहीं चाहिए, वो नसबंदी करा लेती और खुदा ना खास्ता उनके बच्चों की डेथ हो जाए, तो सबसे पहले उसके दिमाग में क्या आता है कि मेरे को नस जोड़ने का ऑपरेशन कराना। पर टेस्ट ट्यूब बेबी ऐसी प्रक्रिया है कि उसमें नस की जरूरत ही नहीं है, हम लोग अंडा बाहर निकाल के शुक्राणु से मिला के भ्रूण बना के अंदर रख देते हैं। तो वो औरतें और वो आदमी जिन्होंने नसबंदी करा रखी है वो लोग भी बिना नस जोड़े वापस संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। महिलाओं में बच्चादानी में रसोली या फाइब्रॉइड होना या एडिनोमायोसिस या सूजन कहते हैं हम बच्चादानी में, या ओवरी या अंडाशय में खून की गिठान हो जाती है, एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं, ये भी काफी आजकल देखा गया है कि इंक्रीज हो रहा है इंसिडेंस इनका। ये बीमारियां भी काफी देखने को मिल रही है जिस वजह से इनफर्टिलिटी या निसंतानता का दर काफी बढ़ रहा है। तो ऐसे रेयर डिसऑर्डर्स में भी हम ऑपरेटिव प्रोसीजर्स होते हैं, लेप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी, जिसके द्वारा बच्चादानी को पहले सही किया जाता है और फिर ही अगर हम आगे बढ़ना है हमको टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए तो बढ़ा जाता है, ताकि हम भ्रूण बना के बच्चादानी में रखें तो वो जगह या वो घर जहां बच्चे को 9 महीने बड़ा होना है वो सही होना बहुत जरूरी है, हेल्दी एटमोस्फेयर। और जैसे मैंने आपको बताया था कि टेस्ट ट्यूब बेबी में हम लोगों को सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो जरूर होना चाहिए। औरत का अंडा सही हो, आदमी के शुक्राणु सही हो और इससे जो भ्रूण बना के जिस घर में रख रहे हैं
वो बच्चेदानी सही होनी वो चाहिए। सही बाकी सब चीजें जो है उसकी कोई जरूरत नहीं। राइट, हेल्दी यूट्रस इतना ही तो जरूरी बहुत होता कम है। चीजों की जरूरत पड़ती, तो इसमें सफलता की दर, या जो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी आपने जहां सुना होगा कि जहां अपने को पता नहीं क्या कारण है, और काफी ऐसे कपल होते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के जहां सब लोगों के टेस्ट सही है और बच्चे नहीं हो रहे। राइट, जैसे कि हमने ऑलरेडी ब्रश अप किया था कि 40% तक के केसेस होते हैं जहां पे पुरुषों में प्रॉब्लम हो सकते हैं, 40% तक के केसेस ऐसे होते हैं जिन्हों में औरतों में प्रॉब्लम होती है, लेकिन 20% ऐसे होते हैं कि सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं दोनों के, इसके बावजूद भी अगर वो बच्चा नहीं कर पाते उसे आप अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी भी कहते हैं। और उसमें भी टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वही एक तरीका, अंतिम तरीका बचता है, और वो लोग उससे संतान की प्राप्ति करते हैं। काफी एक फ्रस्ट्रेटिंग और काफी परेशानी वाली चीज है कि जिन भी डॉक्टर के हम गए उन्होंने बताया कि आपकी सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है, फिर भी हमारे बच्चा नहीं हो रहा है। तो एक एक्सेप्ट करना इस चीज को कपल के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि हमें हर चीज नॉर्मल है तो फिर बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। राइट, तो उसके लिए भी हम सजेस्ट करते हैं कि अगर 2 साल हो गए हैं, आपने IUI करा लिया है और फिर भी बच्चा नहीं हो रहा है और अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, तो कपल को जल्दी से जल्दी IVF की तरफ IVF करना चाहिए। उनको समय खराब नहीं करना चाहिए। राइट, और एम्ब्रियोलॉजिस्ट में भी आजकल काफी डेवलपमेंट हो गए एम्ब्रियोलॉजी लेबोरेटरी में। मिस्टर नितिज, आप भी बताइए एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हुए कि द लैब प्लेज अ वेरी बिग पार्ट, क्या लेबोरेटरी का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें? मैं बोलूंगा जितना 50% लेबोरेटरी हो गई और 50% आपके क्लिनिशियन और दूसरे प्रोसेस हो गए, तो लेबोरेटरी डेफिनेटली 50% रोल प्ले करती है IVF के अंदर कि वो प्रोसेस कितना सक्सेस होता है या उसकी सक्सेस रेट कैसे इंक्रीज हो सकती है। तो लेबोरेटरी में ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जिससे अंडे और शुक्राणु को प्रॉपरली हैंडल करा जा सके, उसको प्रॉपरली मेंटेन करा जा सके, और उससे जो भ्रूण बने हैं वो अच्छे से अच्छी क्वालिटी के बन सकें ताकि प्रेगनेंसी होने की संभावना अधिक से अधिक रह सके। तो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना चाहिए लेबोरेटरी में, और उससे ही सक्सेस रेट IVF की बढ़ाई जा सकती है। इतना साइंस एडवांस हो चुका है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, तो हाउ फार हैव वी गॉन, हम कहां तक पहुंचे हैं? तो बेसिकली स्टार्टिंग में 1978 से लेके 1995 या 98 तक इंडिया में काफी स्ट्रगल था टेक्नोलॉजी को लेके और इक्विपमेंट्स और नॉलेज को लेके। But after 2000, the development of technology in the field of IVF, especially in India, has gone बहुत ही अच्छा आगे चला गया है। और मैं इसको 3 रूप से मैं डिवाइड करूंगा। एक तो लैब हो गई, दूसरे इक्विपमेंट्स और तीसरी तकनीक। सो लैब अभी मॉड्यूलर लैब IVF के हो रहे हैं बहुत अच्छी तरह से, जिसमें कंटेमिनेशन का कंट्रोल काफी अच्छा होता है, जिसमें बाहर के पार्टिकल्स या कोई भी कंटेमिनेशन लैब में आ नहीं सकता है। मेजर्स जैसे क्वालिटी मेजर्स, टॉप क्वालिटी मेजर्स, जैसे कि मिस्टर नितिश भी हमें बता रहे थे, वी आर अडेप्टिंग द टॉप क्वालिटी मेजर्स। दूसरी बात है जो इक्विपमेंट्स की है, तो वर्ल्ड में जितने भी लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं सारे इंडिया में आ रहे हैं, और विद इन 2 to 3 months ऑफ जहां वहां इंट्रोड्यूस होते हैं तो यहां आ जाते हैं। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो तकनीक या स्किल या एम्ब्रियोलॉजी स्किल है। तो इंडिया के डॉक्टर्स और एम्ब्रियोलॉजिस्ट वैसे ही काफी जाने जाते हैं, और हमारे डॉक्टरों ने और एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने काफी अच्छी तरह से ये स्किल को माहिर कर लिया है, जो किसी भी वर्ल्ड के एम्ब्रियोलॉजिस्ट या डॉक्टर के मुकाबला कर सकते हैं। तो मशीन एक चीज है, लेकिन जो तकनीक होती है वो भी यहाँ के डॉक्टर्स और एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है, और पेशेंट को बहुत अच्छा सेफ और हेल्दी एम्ब्रियोज देते हैं, जिससे अच्छी प्रेगनेंसीज आ सके। इसी बात पे हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्द ही आपसे आगे चर्चा करने के लिए। वाइटल साइंस में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए IVF के बारे में हमारी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे कि पहले सेगमेंट में ऑलरेडी आपने हमें बता दिया था कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इंडिकेटर्स हो सकते हैं, कौन से लोगों को IVF के लिए जाना चाहिए। अब आप हमें इसमें डिटेल में थोड़ा डॉक्टर क्षितिज बता सकते हैं, जैसे आपने कहा ट्यूबल ब्लॉकेज हो सकता है, मेनोपॉज हो सकता है, इनमें डिटेल में जरा हमें बताएंगे प्लीज। ट्यूबल ब्लॉकेज एक बहुत आम कारण है इनफर्टिलिटी का, जैसा कि देखा गया है कि TB डिजीज बहुत ज्यादा रैम्पेंट है इंडिया में, उस वजह से बहुत कॉमन है कि वाइफ्स की ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती है। TB कितना बड़ा फैक्टर प्ले करता है निसंतानी में? TB बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। TB से वाइफ की ट्यूब्स खराब हो जाती है, बच्चेदानी की जो झिल्ली हम कहते हैं, जहां बच्चे को 9 महीने तक बड़ा होना है, वो झिल्ली चिपक जाती है, वो खराब हो जाती है। तो TB एक मेजर फैक्टर है रूरल इंडिया में, और यहाँ तक देखा गया अर्बन इंडिया में भी एक मेजर फैक्टर इनफर्टिलिटी का। और मैंने तो ये भी देखा है कि जो मैंने अमूमन आपने देखा होगा कि जिनके बच्चे नहीं होते हैं, गांव में कोई गया
तो सबसे पहले जो डॉक्टर है उसको डीएनसी की एडवाइस करता है। और अक्सर गांव में इंस्ट्रूमेंट्स स्टरलाइज नहीं होते हैं और ऑटोक्लेव नहीं होते हैं, उससे इन लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है और उससे 90% केसेस में ट्यूबें बंद हो जाती है। पर मिस्टर नितिज, आपको क्या लगता है कि ऐसे मामले में इवन द डॉक्टर इज रिस्पॉन्सिबल, राइट? उन्हें भी जिम्मेदारी लेनी है इन चीजों में कि पहले तो मरीज अगर टेस्ट करवाने ही जाता है, स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस, दीज क्वालिटीज ऑल्सो, इन पे भी जोर डालना चाहिए। देखिए, बचपन से किसी औरत की ट्यूब बंद नहीं होती है, और ट्यूब बंद होती है किसी न किसी ऑपरेटिव प्रोसीजर या इन्फेक्शन या किसी से। डेफिनेटली काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डॉक्टर्स के ऊपर भी कि वो प्रोसीजर सही करें, और पेशेंट को भी राइट जगह जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि गलत जगह अगर कोई जाता है तो फायदा होने की जगह नुकसान होने की भी संभावना रहती है। संभावना रहती है। और मिस्टर आशीष, आपको क्या लगता है, ये साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज अभी आगे बढ़ते हुए भी ऐसी नेग्लिजेंस की वजह से भी? सो बेसिकली इसमें जो डॉक्टर्स की जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में जो ट्रेनिंग या उनकी स्किल्स की जरूरत है, तो उसके ऊपर हमें जोर देना चाहिए। और अच्छे सेंटर्स में डॉक्टर्स को अच्छी तरह से ट्रेनिंग और अच्छी स्किल होने से वो नुकसान नहीं होता है, लेकिन जो अगर वो ऐसे सेंटर्स में जाते हैं जहां पे डॉक्टर्स पूरी तरह ट्रेन नहीं है उस सब्जेक्ट में, तो वो पेशेंट को ट्रीटमेंट के बजाय थोड़ा सा उनको तकलीफ दे सकते हैं। स्टरलाइजेशन का ध्यान नहीं रखा है। इसमें तो साइंस भी कुछ नहीं कर सकता है अगर नेग्लिजेंसी आ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नेग्लिजेंसी भी कह सकते हैं। और दूसरा, वहाँ हो सकता है कि गांव में या जो छोटे छोटे गवर्नमेंट के सेंटर्स हैं वहाँ पे भी साफ सफाई का इतना ध्यान नहीं रखा जाता है, और उससे ये बहुत कॉमन देखा है हमने कि लेडीज की ट्यूब बंद हो जाती है और उसके बाद जो सही है वो आगे फिर ट्यूब खराब हो गई उसका ऑपरेशन करो, ट्यूब निकालो, लेप्रोस्कोपी करो और परेशानी पैदा हो जाती है। बट सिंस हम लोग टीबी के बारे में बात कर रहे हैं, इसका ट्रीटमेंट भी है मिस्टर मोदी, राइट? हाँ, वो क्लिनिकल मेडिसिन से होता है, लेकिन वो मेडिसिन से पेशेंट को उसकी फर्टिलिटी पे भी थोड़ा असर आ जाता है। टीबी का ट्रीटमेंट 6 मंथ्स या 9 मंथ्स का कोर्स चलता है, जिससे आपको टीबी का इन्फेक्शन पूरा खत्म हो जाता है। बट यहाँ देखना जरूरी है कि एक बार जिसकी ट्यूब्स ब्लॉक हो गई, ट्यूब्स में इन्फेक्शन हो गया, अंदर का जो फंक्शनैलिटी है ट्यूब की वो खराब हो गई, तो वो चीज वापस से रिवर्स नहीं होगी। टीबी का इन्फेक्शन तो खत्म हो जाएगा आपका, बट जो आपको लॉस हो गया है, अंदर परमानेंट डैमेज हो गया है ट्यूब्स में, यूट्रस में, वो चीजें वापस करेक्ट नहीं हो सकती। वो फिर हमको आर्टिफिशियल टेक्निक या आईवीएफ से ही उनके केसेस में आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन फिर भी आप बता सकते हैं ना डॉक्टर कि फिर भी वो सक्सेसफुल प्रेगनेंसीज हो पाती है? मैं तो ये बोलना हूं कि जिनको टीबी हो गई है उनके लिए टेस्ट ट्यूब ही टेक्निक ऐसी है जिससे उनको जल्दी से जल्दी संतान की प्राप्ति हो सकती है बिना समय गवाए। काफी लोग आते हैं 55 साल 60 साल की औरतें, काफी, क्योंकि जैसे जैसे एजुकेशन आजकल बढ़ रही है, लोगों को पता लग रहा है, तो जो लोग पहले सोचते थे कि ये चीज नहीं हो सकती है, एमसी बंद हो गई, बच्चा नहीं हो सकता, पर आज उनमें भी बिकॉज ऑफ दिस नॉलेज, और मैं तो सीएनबीसी का भी शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने ये वार्तालाप आयोजित किया। हो सकता है इससे काफी लोगों को फायदा हो, पता चले, क्योंकि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आईवीएफ। वेरी जैसे आपने देखा होगा, हार्ट हो, ब्रेन हो, इसमें बहुत लिटरेचर अवेलेबल है, बहुत डिस्कशन होते हैं, पर ये जो पर्टिकुलर फील्ड है इसमें लोग आपस में और फैमिली में भी डिस्कस करना पसंद नहीं करते हैं। मिस्टर नितिज, आई हैव वन फॉर यू। अभी अभी इन्होंने कहा था कि स्पर्म हस्बैंड का ही होता है, लेकिन एग डोनेट किया जाता है औरत के लिए। अभी ऐसे प्रोसीजर्स में अगेन लेबोरेटरी का बहुत बड़ा काम आ जाता है। सिंस यू वुड टेल अस, फिर से क्या लोगों के मन में डाउट्स आते हैं कि हमने ये अंडा सिलेक्ट किया था या मेरे हस्बैंड का ही स्पर्म यूज किया जा रहा है या नहीं? लोगों के मन में शंका हो सकती है, शक हो सकते हैं इसके बारे में? देखिए, क्या होता है कि अंडा तो उस औरत को बाहर से ही लेना पड़ेगा जिसका मेनोपॉज हो गया है, जिसका पीरियड बंद हो गया है, पर शुक्राणु डेफिनेटली उसके हस्बैंड के ही होते हैं। ये थोड़ा लैब से हटकर थोड़ा इमोशनली ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि इमोशनली लोग पहले रेडी नहीं होते थे। कुछ कुछ कास्ट ऐसी हैं जिसमें ये अलाउड नहीं है, क्योंकि उनको लगता है ये बच्चा मेरा है या नहीं, ऐसा सोच सकते हैं। पर अब लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बच्चा तो हमको चाहिए ही चाहिए और यही तरीका है हमको बच्चा प्राप्त करने का। तो अब एक्सेप्टेबिलिटी जो है सोसाइटी में और डिफरेंट कास्ट में वो आ गई है, और लोग इसको ज्यादा से ज्यादा एडॉप्ट कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग एग डोनेशन आईवीएफ प्रोसेस के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इंडियंस ही नहीं, फॉरेनर्स भी आजकल इंडिया की तरफ अपना रुख कर रहे हैं, और उसका मेन रीजन यही है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। आई विल टच ऑन दैट पॉइंट, लेकिन हमारे अगले सेगमेंट में। तो जैसे कि हमने देखा है, साइंस और टेक्नोलॉजी हमारे देश में आगे बढ़ रही है और इसके दाम कम होते जा रहे हैं। दैट्स अ वेरी गुड नोट। चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
हम अभी भी चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ है मिस्टर आशीष मोदी, डॉक्टर क्षितिज मुर्दिया, डॉक्टर अजय मुर्दिया एंड मिस्टर नितिज मुर्दिया। तो नितिज, जस्ट बिफोर हम ब्रेक में गए थे, आप बता रहे थे मेडिकल टूरिज्म के बारे में, कैसे हमारे देश में बाहर के देशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं IVF करवाने, तो इसके बारे में थोड़ी रोशनी डालिए। मैं आपको बता रहा था कि फॉरेनर्स हो गए या NRIs हो गए, तो इनका रुझान इंडिया की तरफ कुछ पिछले 3-4 सालों में काफी बड़ा है और उसका मेन रीजन है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो उनको वही टेक्नोलॉजी, वही सक्सेस और वही इंफ्रास्ट्रक्चर और वही सब फैसिलिटी अगर उनको चीपर कॉस्ट में मिलेगी तो डेफिनेटली उन लोगों का अट्रैक्शन रहता है इंडिया आने का। और हमारे पास काफी देश के हर कोने से, विदेशों से काफी लोग आते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो डॉक्टर क्षितिज, आप जरा मेल इनफर्टिलिटी पे रोशनी डाल सकते हैं, हमें उसके बारे में और थोड़ा बता सकते हैं? जैसे स्पर्म काउंट लो होना, प्रोलॉन्ग सिटिंग हो गई है टेस्टिस के अराउंड, या हीटिंग जहां होती है, या जो आउटडोर ज्यादा काम करते हैं, या फैक्ट्रीज में ज्यादा काम करते हैं, या कंप्यूटर के सामने ज्यादा टाइम बैठे हुए हैं, उन लोगों में आजकल बहुत देखा गया है कि स्पर्म काउंट कम हो गया है। तो IVF जैसे हमने डिस्कस किया, शुरू 1978 में उन लोगों के लिए हुआ था जिनकी वाइफ की दोनों ट्यूब्स बंद हुआ करती थी, बट अब ये टेक्नोलॉजी एडवांस होकर उन कपल्स को भी कवर कर रही है जिनके मेल पार्टनर के स्पर्म काउंट्स बहुत लो हैं, 1 मिलियन है, 2 मिलियन है, या 1 मिलियन से भी कम है। तो आजकल ICSI ICSI करके जो टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट आया है, उसमें हम उन कपल्स को भी ट्रीट कर रहे हैं जिनके मेल पार्टनर के स्पर्म काउंट्स बहुत कम होते हैं। और स्पेशली आजकल नई टेक्निक लेजर वगैरह आ गई है, उससे हम लोग ये अंडे की जो कवरिंग या एम्ब्रियो की जो कवरिंग है उसको छील देते हैं थोड़ा सा, और उससे उसको जो पर्टिकुलर जैसे अधिक उम्र की औरतें हैं या जो PCOD के केस हैं, उनमें काफी अधिक संभावना हो जाती है लेजर तकनीक करने के बाद कि उनको सक्सेसफुल प्रेगनेंसी। और कोई रेयर डिसऑर्डर्स जो नॉर्मल केसेस में नहीं देखे जाते? जो मैंने बताया आपको, PCOD की बीमारी होती है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, जिसमें अंडे काफी छोटे छोटे रह जाते हैं, अंडे समय पे फूटते नहीं है, माहवारी समय पे नहीं आती है, या कोई डॉक्टर कहते हैं कि आपके अंडे बढ़ नहीं रहे, समय पे फूट नहीं रहे, या हार्मोनल इम्बैलेंस जो हो गया। दूसरा जो देखा गया है एंडोमेट्रियोसिस, जिसमें ओवरी या अंडाशय में खून की गिठान हो जाती है, सारा जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो ओवरी में कलेक्ट होना शुरू कर देता है, पार्ट ऑफ इट, उससे भी अंडे बनने में दिक्कत होती है। और हम रेयर डिसऑर्डर्स जाएं तो बच्चादानी में रसोली या फाइब्रॉइड का होना, या बच्चादानी में सूजन हो गई, एडिनोमायासिस हम कहते हैं, या बच्चादानी की झिल्ली जो है वो चिपक जाती है, एंडोमेट्रियम में एडिशंस हो जाते हैं। ये काफी रेयर डिसऑर्डर्स हैं, बट आजकल बहुत पिकअप कर रहे हैं बिकॉज ऑफ न्यूअर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। अल्ट्रासाउंड एक ऐसा टूल हमारे हाथ में आ गया है जिससे हम ये सारी बीमारियां बिना ऑपरेशन के, बिना लैप्रोस्कोपी के डायग्नोज कर सकते हैं। और आजकल डायग्नोसिस में परफेक्शन आ गया तो सभी चीजें पकड़ में आने लग गई है। निसंतानता को फाइट करने के लिए, इनफर्टिलिटी को फाइट करने के लिए क्या आपने कोई कदम उठाए हैं? हमने पिछले साल ही निसंतानता भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत की है। निसंतानता भारत छोड़ो अभियान बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, पर इसके लिए 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, मैक्सिमम अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो। दूसरा, अवेयरनेस हो पेशेंट में कि हमारे को इस पर्टिकुलर टेक्निक के लिए जाना चाहिए। और तीसरा, अवेयरनेस, जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग करीब 100 के करीब कैंप्स देश के विभिन्न भागों में कर चुके हैं। तो अवेयरनेस बहुत कोशिश करते हैं लोगों को समझाने की, और ऐसे लोग जो कभी टेस्ट ट्यूब बेबी कराना सोच भी नहीं सकते थे, वो लोग भी क्योंकि समझ गए तो इसके लिए आगे आए और वो भी कराने की, या वो भी शायद कभी संतान नहीं हो सकती, उसको भी संतान इस अवेयरनेस प्रोग्राम के द्वारा पता चला और वो भी उन्हें भी सफलता हो। और काफी को सफलता मिल चुकी है। तो मैं ऐसा सोचता था कि हमारे पास जो पेशेंट आते हैं करीब 70-80% पेशेंट्स ऐसे सक्सेसफुल हुए जिन्होंने शायद कभी सोचा ही नहीं होगा कि हम भी अब माँ बाप बन सकते हैं। ये माँ बाप बिल्कुल। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे शो के द्वारा भी बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस मिली है, उन्हें पता चला है इसके बारे में, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका अधूरा सपना भी जरूर पूरा हो। बहुत बहुत धन्यवाद आज के शो पर हमारे साथ आके चर्चा करने के लिए और हमारे दर्शकों के साथ आपका नॉलेज शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वाइटल साइंस। नमस्कार। Focus, ideate, innovate, enable.